हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। तो फिर एक नई वीडियो के साथ और वीडियो बनाने वाले हैं कक्षा 12 का है और एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी एग्जाम्पल कर रहे थे हम लोग। 3 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं पीछे वाली वीडियो में। आगे वाले 4, 5, 6 आज करने वाले हैं, बाकी अगली क्लास में करने। 3-3 के बना रहा हूँ मैं, हालांकि एक साथ ही बना सकते हैं लेकिन पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका है कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। ठीक है, और आपका अध्याय है 10। ठीक है, और इसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, इसके हम और उसके एग्जाम्पल नंबर है 4। ठीक है, अब देखो चौथे एग्जाम्पल में बहुत से पार्ट है, मैं एक एक पार्ट आपको करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ओहो माफ कीजिएगा। देखो क्या है, आपको क्वेश्चन है वो बुक से संपर्क करना पड़ेगा, इसके लिए कोई इलाज नहीं है। ठीक है, यहां लिखूंगा कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, आपको दे रखा है कि निम्नलिखित प्रचलनों में प्रत्येक के कारण यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग के व्यतिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब मैं थोड़ा सा यहां पर देखो एक व्यतिकरण वाला वो चित्र बना देता हूं, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग वाला। ठीक है, तो उसमें ये एस एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत है। ठीक है, और ये हमारे पास एक अवरोधक है, क्या है जी, अवरोधक। ठीक है, और ये स्मॉल बी दूरी पे। ठीक है, और यहां से बराबर एक तो ऊपर और एक नीचे, ये बिंदु प्रकाश स्रोत, ये S1, ये S2, ये दो कला संबंध प्रकाश स्रोत है, कला संबंध यानी इनमें कालांतर समय के साथ नियत रहता है। ठीक है, अब देखो यहां से देखो ये आपके पास है कि माफ कीजिएगा, देखो ये आपके पास पर्दा बोले तो स्क्रीन। ठीक है, और ये दूरी है, ये है कैपिटल डी। ठीक है, और ये केंद्र, ये बिंदु ओ ले लेते हैं, ये बिंदु ओडे से ले, ये केंद्रीय फ्रिंज यहां पर बनने वाली है, जो हमेशा से किसी भी मतलब तरंगदैर्घ्य का प्रकाश क्यों आपतित न हो, यहां पर चमकीली बनने वाली है सेंटर पर हमेशा। ठीक है, अब देखो साहब, अब यहां पर जो हमने भाई यहां पर अब ये व्यतिकरण प्रतिरूप बनने वाला है इस पर, तो यानी ब्राइट डार्क इस प्रकार की फ्रिंजें बनने वाली है। ठीक है, और फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र भी हम जानते हैं, लेकिन ये सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रचलनों में प्रत्येक के कारण यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग के व्यतिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ये तो चित्र हमारे काम का आने वाला है। तो अभी देखो इस बिंदु प्रकाश स्रोत का इसका आकार मान लेते हैं हम, इसका आकार मान लिया हमने एस, कैपिटल एस, ये स्मॉल एस है। ठीक है, और ये इसका बिंदु प्रकाश स्रोत है एस, और बिंदु प्रकाश स्रोत से जो ये अवरोधक है वो स्मॉल बी दूरी पर है। और एक चीज और है, एक दोनों जो ये प्रकाश स्रोत है उनके बीच की दूरी है स्मॉल डी। कौन सी दी है जी, स्मॉल डी इनकी। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले देखो क्या क्या मामला है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला झिर्रियों के समतल से पर्दे को दूर करने पर, देखो पहला क्या दे रखा है आपको, स्मॉल ए। क्या कह रहा है, हाँ झिर्रियों के, हाँ ये कह रहा है कि झिर्रियों के समतल से पर्दे, मतलब ये दो झिर्री वाला ये समतल है, ये अवरोधक, इसको पर्दे से अगर हम दूर करें तो हाँ, तो देखो व्यतिकरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब है देखो, यदि
झिर्रियों के यदि अवरोध को, ऐसे लिखे, मैं थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में आपको लिखा था, यदि अवरोध को, यदि अवरोध को पर्दे से दूर किया जाए तो देखो, क्या होने वाला है, हम जानते हैं फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होता है जी, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये होता है साहब आपका। अब आप क्या कर रहे हैं, आप तो ये समतल है अवरोधक द्विध्रुवी वाला और ये आपका पर्दा है, इनके बीच यानी कैपिटल डी बढ़ा रहे हैं आप लोग, तो डी बढ़ाओगे तो ये फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखेंगे, यदि अवरोध को पर्दे से दूर किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सूत्र से बीटा समानुपाती कैपिटल डी है, अर्थात अगर कैपिटल डी बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा साहब। आई बात समझ में? अब देखो ये ए होगा, बी देखो, बी क्या कह रहा है कि एकवर्णी स्रोत को दूसरे कम तरंगदैर्घ्य वाले एकवर्णी स्रोत से प्रतिस्थापित करने पर क्या कह रहा है कि यहां पर आपने कोई तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया, व्यतिरिक्त प्रतिरूप बन गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपको पता है कि अभी जो आपने जैसे मान लीजिए लाल रंग का जो प्रकाश आपतित किया आपने, ठीक है, फिर आपने क्या किया, लाल के अलावा किसी अन्य कलर ले लिया आपने, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, बाकी का लाल से कम होता है, तो आपने क्या किया, लाल का तो ले लिया। ठीक है, अब आपने देख लिया कि फ्रिंज ये बन चुकी है साहब, ठीक है, और आपने फ्रिंज चौड़ाई वगैरह निकाली। अब क्या कर रहा है कि कम तरंगदैर्घ्य का आप प्रकाश आपतित करें तो बताओ व्यतिकरण प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि बीटा एनर्जी की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है, तो अगर आपने तरंगदैर्घ्य को कम लिया, तो ये कम होते ही बीटा भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कैसे, लोकल में कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे, हाँ यहां लिखेंगे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, हाँ कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर फ्रिंज चौड़ाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि बीटा समानुपाती लेमड़ा है। फॉर्मूला ये जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखो पार्ट सी देखो, आप इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, हमारा क्या है, ठीक है, इधर लिख लेते हैं बीटा बराबर। अब पार्ट सी क्या कर रहा है कि दो झिर्रियों के बीच की अगर दूरी बढ़ाने पर, मान लीजिए ये S1 और S2 है, इनके मैं बीच की दूरी बढ़ा दूं, तो बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो ये देखो स्मॉल डी, यहां पर देखो, तो ये डी बढ़ेगा तो ये बीटा कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यदि दोनों झिर्रियों के बीच, यदि दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, क्योंकि बीटा व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल डी है। ये फॉर्मूला देखो क्या बता रहा है। ठीक है, यदि दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी को ले लेते हैं स्मॉल डी, बढ़ाई जाए तो फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, क्योंकि बीटा व्युत्क्रमानुपाती डी है, स्मॉल डी। ठीक है, अब देखो पार्ट डी देखो, डी
डी क्या करा कि स्रोत जीरी को द्विध्रुवी के समतल के समीप लाने पर क्या करे, स्रोत जीरी को द्विध्रुवी के समतल लाने पर, देखो स्रोत जीरिया को द्विध्रुवी के समतल लाऊं मैं, ठीक है, मतलब इस जो बिंदु प्रकाश स्रोत है इसको अगर मैं मान लीजिए इस अवरोधक के पास ले जाऊं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखो मैं आपको ये चीज नहीं है, थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनने की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। और कंडीशन ये है, हाँ जी, कंडीशन ये है देखो पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप, पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनने की शर्त क्या है जी? शर्त यह है कि आपका यह रहेगा हाँ, शर्त यह है कि स्मॉल एस बट्टा स्मॉल बी इज लेस देन लेमडा अपॉन कैपिटल डी। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल एस क्या है या जो भी है, स्मॉल एस ले लेते हैं, फिर इसका आकार ले लेते हैं, और क्या है ये एस ले लेते हैं, ये एस, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं कि बिंदु ये प्रकाश स्रोत है, उसका आकार क्या है जी? प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो यहां पर क्या है जी? एस, यहां एस क्या है? बिंदु प्रकाश स्रोत की साइज, ठीक है। और ये आपका बी क्या है जी? प्रकाश स्रोत एवं द्विध्रुवी या अवरोधक, और बी क्या है? प्रकाश स्रोत एवं अवरोधक के बीच की दूरी, ये लेमड़ा तरंगदैर्घ्य है, ये कैपिटल डी अवरोधक और पर्दे के बीच की दूरी, ठीक है। ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने चेक किया है कहीं कट तो नहीं रहा है, थोड़ा ये कट रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, ये आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं वापस एक बार बता दूं, ये कह रहा है कि यदि अवरोधक को पर्दे से दूर किया जाए, मतलब इस अवरोधक को या चाहे पर्दे को अवरोधक से दूर करो, बात एक ही है, मतलब सीधी सी बात, अगर डी बढ़ रही है, यानी डी बढ़ रही है तो क्या होगा जी? तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि सूत्र से बी समानुपाती बीटा समानुपाती डी है। फिर क्या कम धरे का प्रकाश आपतित करने पर फ्रिंज चौड़ाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि बीटा समानुपाती तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। फिर यदि दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी स्मॉल डी बढ़ाई जाए तो फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, क्योंकि बीटा व्युत्क्रमानुपाती अपॉन डी है। पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनने की शर्त अशर्त है साहब, ठीक है। थोड़ा सा हटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। ऊपर ही लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, ये डी यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप, पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनने की शर्त तो क्या होने वाली है? बिंदु प्रकाश स्रोत की साइज बट्टे पर्दे और इसके बीच की दूरी, और लेस देन लेमड़ा अपॉन कैपिटल डी, यह कंडीशन पूरी होनी चाहिए,
ठीक है, यहां एस बिंदु प्रकाश स्रोत की साइज है, और बी क्या है जी, बी बिंदु प्रकाश स्रोत की अवरोधक से दूरी है। ठीक है, अब देखो साहब क्या कह रहा है इस सवाल में, ये कह रहा है कि हाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्रोत को द्विध्रुवी के समतल के समीप लाने पर, मतलब इसको यानी स्मॉल बी कम हो रही है, स्मॉल बी कम हो रही है। देखो स्रोत जीरी एस को अवरोधक के पास, अवरोधक क्या लिखा है, समतल के पास लाने पर बी स्मॉल बी का मान कम होगा, अतः दी गई शर्त, अतः व्यतिकरण प्रतिरूप बनने की शर्त, अतः समीकरण नंबर 1, अतः समीकरण 1 की शर्त पूरी नहीं होगी। ठीक है, इस कारण पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं बनेगा, प्रतिरूप नहीं बनेगा। ठीक है, अब है देखो पार्ट ई, पार्ट क्या कह रहा है कि स्रोत जीरी की चौड़ाई बढ़ाने पर, मतलब इको आकार बढ़ाओ, इको आकार तो ऐसी है। अब देखो स्रोत जीरी क्वेश्चन है बिंदु प्रकाश स्रोत, बिंदु प्रकाश स्रोत, ठीक है, की चौड़ाई बढ़ाने पर भी समीकरण एक के अनुसार, देख तो लो, नहीं भी तो है, हाँ, कि स्रोत जीरी यानी बिंदु प्रकाश स्रोत की चौड़ाई बढ़ाने पर भी समीकरण एक की कंडीशन, समीकरण 1 की कंडीशन या शर्त समीकरण 1 के अनुसार शर्त पूरी नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी, इस कारण पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं बनेगा, प्रतिरूप नहीं बनेगा। ठीक है, हम दोनों में सेम ही कारण है, चाहे तो स्मॉल बी कम कर दो, चाहे ओ बढ़ा लो, ओ न करे तो दोनों में कंडीशन फॉलो होने वाली, और कंडीशन फॉलो होने पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बना लो बोली। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला देखो क्या कर रहे हैं। एफ है कि एक यूनिट प्रकाश स्रोत को श्वेत प्रकाश से स्रोत से प्रतिस्थापित करने पर, देखो जी, एफ देखो, एफ है ना, तो देखो एक यूनिट प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश, एक यूनिट प्रकाश स्रोत को श्वेत प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश स्रोत, एक यूनिट प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश स्रोत को उपयोग में लेने पर केंद्र पर तो डिप्थ फ्रिंज ही बनेगी, डिप्थ फ्रिंज ही बनेगी, क्योंकि प्रत्येक तरंगदैर्घ्य वाले तरंग, क्योंकि सभी रंगों के लिए, क्योंकि सभी रंगों के लिए पथांतर, क्योंकि सभी रंगों के लिए पथांतर शून्य होगा, ठीक है। वो तो कारण है, कह चाहे तो एक वर्णी रेशो तो भी बड़ी दीप्त बननी है, एक श्वेत प्रकाश रेशो मतलब सागर दशी विप्योर दशी प्रो वीआईपी आलो मतलब साथियों मतलब सागर दशी, तो भी सेंटर पर अठे नहीं, यहां पर तो चमकीली फ्रिंज बनने वाली है, क्यों कि हर कलर के दशा के बीच में जो पथांतर है वो शून्य ऋण है। अब बात रही दीप्त का अलावा, तो दीप्त का अलावा अरे अतिव्यापित रेशि तरंगा, ठीक है ना, रंगीन वृक्ष एकदम, ठीक है। तो इसके दोनों ओर, हाँ, डिप्थ फ्रिंज के दोनों ओर यहां लिखेंगे डिप्थ फ्रिंज के दोनों ओर विब्योर, डिप्थ फ्रिंज के दोनों ओर विब्योर के क्रम में कुछ विब्योर के क्रम में कुछ रंगीन फ्रिंजें, दिखाई देती हैं, ठीक है। फ्रिंजों की चौड़ाई एस मान प्राप्त होती है, फ्रिंजों की चौड़ाई एस मान दिखाई देती है, और शेष पर्दा दीप्त होगा, ठीक है। मतलब अटे ऊपर और नीचे यानी सेंटर में तो ऊपर ऊपर रंगीन पटा वंशी कुछ चाहे विब्योर के अनुसार बन जैसी मान लो, ठीक है। तो वंशी साहब वो थारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट इस हिसाब से है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले इसको, एक कुछ पार्ट है, तो कई बार बोर्ड में एक नंबर का या मान लीजिए जो खालिस्तान वगैरह आ रही है, एक नंबर का इसी तरह 8 क्वेश्चन वगैरह तो वह पूछा जा उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए करें, तो मिटा दो मैं इसको, देखो आगे है आपका आगे आपका दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर
एग्जाम्पल नंबर 5 है कि द्विध्रुवी 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई है। मतलब सबसे पहले क्या है, दिया। तो दिया क्या है जी कि स्मॉल डी बराबर क्या है 1 मिलीमीटर, यहां पे इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। तो देखिए कैपिटल डी बराबर क्या है 1 मीटर। उसके बाद आपका लिखा हुआ है कि जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का नीला हरा का प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य कितना देर का है 500 नैनोमीटर। इसको लिखेंगे 500 गुणा 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है। तो प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि एकल स्लिट, तो देखो व्यतिकरण प्रतिरूप में तो प्रत्येक जो आपकी फ्रिंज है, तो देखो प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई तो वो कितने होनी, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये बनने वाली। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि एकल स्लिट पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट के भीतर द्विस्लिट पैटर्न के 10 उच्चिष्ट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एकल स्लिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है कि प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि एकल स्लिट पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट के भीतर। मतलब ये क्या कह रहा है, देखो हम आपको बता दूं थोड़ा सा कि फ्रॉनहोफर विवर्तन का जो एकल स्लिट प्रयोग है उसमें देखो ऐसा मामला है जी, ऐसा कि देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि देखो ये मामला ये। ठीक है। अब उसमें क्या बनता है, जैसे मान लीजिए ऐसे बनता है सेंटर पे, उसके बाद ऐसे कम होते जाते हैं ऐसे। ठीक है। इस प्रकार बनता है, ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एकल स्लिट ले रहे हैं, एकल स्लिट जो फ्रॉनहोफर विवर्तन, ये कह रहा है कि एकल स्लिट की क्या चौड़ाई होनी चाहिए, कि क्या चौड़ाई होनी चाहिए कि इसके भीतर 10 फ्रिंजें बन जाएं द्विध्रुवी प्रयोग वाली, 10 फ्रिंजें इसके अंदर आ जाए। मतलब इसको मैं थोड़ा सा और थोड़ा मतलब केवल हम यही काम में लेने वाले हैं, यही लेंगे केवल काम, ये बाकी की जरूरत नहीं है हमारे को। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको हटा दूं ऐसे और इसको मैं केवल यही बना दूं, यही बना दूं, जैसे ये मान लीजिए। तो जैसे हमारे फ्रिंजें थे वो क्या क्या बन गई इसके अंदर, जैसे मान लीजिए फ्रिंजें बन गई ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए। ठीक है। तो भी आपकी यंग जो यंग का दूसरा प्रयोग है उसमें तो बराबर बनने वाली है, उनकी चौड़ाई तो सबकी सेम होती है। ठीक है। तो उसको कर देंगे 10 इंटू बीटा और उसकी चौड़ाई के बराबर कर देते हैं। ठीक है। वो क्या जी 10 इंटू बीटा है इनकी चौड़ाई, तो भाई एक ही इनके सबकी तो सेम है इनकी चौड़ाई। तो यहां पर एकल स्लिट का जो विवर्तन है उसमें सेम नहीं है, उसमें ये जो आपके उच्चिष्ट निम्न बन रहे हैं उनके तो सेम है, लेकिन तो ये आपका जो सेंटर वाला है ये है, इसकी डबल होती है। क्या होती है, डबल। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट बन रहा है एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में, तो हम क्या करेंगे इसकी चौड़ाई और 10 फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर कर देंगे, तो हमारे एकल स्लिट की चौड़ाई आ जाएगी साहब। ठीक है। तो चलिए हम करने वाले हैं। तो देखिए, हाँ जी, तो देखें, तो मैं यहां कर देता हूं प्रश्नानुसार। ठीक है। तो 10 फ्रिंजों की चौड़ाई। ठीक है। तो ये तो रख दिया, तो 10 फ्रिंजों की चौड़ाई। ठीक है। तो 10 फ्रिंजों की प्रश्नानुसार क्या जाएगा जी, यहां थोड़ा सा लिख देते हैं एकल स्लिट की चौड़ाई। ये एकल स्लिट विवर्तन में, एकल स्लिट विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई तो कितनी आने वाली है, लेमड़ा अपॉन ए कर लो,
क्योंकि वहां पर आप चित्र में ए ली, मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए आपका, तो ये आपका है बिंदु प्रकाश स्रोत, ये एक उत्तल लेंस लेते हैं, तो ये चलता है ऐसे, तो ये जो ये थी ये है यहां से, तो हमने ए लिए, ये बी यहां पर करके, ये दूरी कितनी ली, ए दी थी, तो ये लेमड़ा अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या है कि लेमड़ा अपॉन ए, इसका तो 2 लेमड़ा अपॉन ए आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्या आ जाएगा 2 लेमड़ा अपॉन, क्योंकि डबल है, तो क्या है ये डबल है, डबल, तो 2 लेमड़ा अपॉन ए, यहाँ 2 कर देते हैं, 2 लेमड़ा अपॉन ए 10 बीटा, तो 2 लेमड़ा, तो लेमड़ा की वैल्यू दे रखी है हमारे को, ये रहा, तो 2 इंटू 500 माइनस 9 बट्टे ए, तो ए पूछा है, तो 10 बीटा। वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कटने वाला मसाला हो सकता है, कट भी सकता है, तो देखिए 2 लेमड़ा अपॉन ए बराबर 10, बीटा की वैल्यू कितनी है, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो देखो लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल, तो क्या रहेगा जी 2 बट्टे ए बराबर क्या 10 इंटू ओ, हाँ, डी बाई स्मॉल डी, तो रख दें, देखिए यहां पर मेरे को तो ए चाहिए, तो देखो, हाँ, तो 2 1 2 2 5 10, तो ये रहेगा 1 बटा ए, तो बराबर ये आ गया 5 गुणा डी अपॉन स्मॉल डी, दिस इंप्लाइज, तो ए निकालेंगे तो क्या आने वाला है, ये आएगा स्मॉल डी बट्टे 5 इंटू कैपिटल डी। अब देखो या ए बराबर स्मॉल डी कितना है आपका, स्मॉल डी दे रखा है 1 मिलीमीटर, तो 10 की पावर -3 बटे कितना है 5। ठीक है, ये आ गया ना, ये इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए मामला जम गया, ये आ गया आपके पास ए बराबर है 1/5 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा आपको, तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 0.2 आ जाएगा 1/5 का, तो और ये मिलीमीटर है, ये मिली है, मीटर आएगी, वो लगा देते हैं साहब, तो ये आ जाएगा साहब आप, मतलब एकल स्लिट की चौड़ाई है वो 0.2 मिलीमीटर होनी चाहिए, ताकि भी के अंदर 10 हिंजा बन जाएगी। अब बात है डंके की चोट इस सवाल में। ठीक है, समझ लियो, शेयर कर दीजिए। ठीक है, मतलब सवाल क्या कह रहे हैं कि एकल स्लिट की मैं चौड़ाई कितनी लूं, यानी कितनी चौड़ाई लूं एकल स्लिट में, तो फान और विवर्तन का एकल स्लिट है, उसकी चौड़ाई कितनी लूं ताकि वही प्रकाश है, मतलब उसी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है, ताकि उसी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को अगर मान लीजिए मैं यूज में लूं द्विस्लिट प्रयोग जो यंग का है, ठीक है, तो कितनी लूं एकल स्लिट की चौड़ाई, ताकि जो आपने द्विध्रुव यंग वाला प्रयोग है उसमें वो 10 फ्रिंजों के बराबर बन जाए। मतलब हाँ, कितनी चौड़ाई लूं ताकि केंद्रीय उच्चिष्ट के अंदर मतलब 10 फ्रिंजें आ जाए, तो हमने 10 फ्रिंजें कर ली। और ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र होता है 2 लेमड़ा अपॉन ए स्लिट की चौड़ाई लेमड़ा आपके प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, बाकी आपके सामने पेश है। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, आप पक्का करना पड़ेगा आपको 110%, तभी आपका मामला जमेगा। ठीक है, आगे वाला करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये आपका 5वां एग्जांपल है 10.5, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम्म 10.6 देखें, 10.6 एग्जाम्पल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी तारे से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है, तो दिया है, तो क्या दे रहेगा जी लेमड़ा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। फिर क्या कह रहा है, किसी दूरदर्शी के विभेदन की सीमा क्या होगी यदि उसके अभिदर्शक का व्यास, मतलब अभिदर्शक का मतलब ये आपका उत्तल लेंस है, इसका व्यास पूछा है यहां से लेकर ये, और ये पूछा क्या दिया है, तो ये स्मॉल डी बराबर है 100 इंच। हाँ, इसको हमें मीटर में चेंज करने वाले हैं, माफ कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो थोड़ा सा कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 100 इंच में कितने हो गए, तो 100 इंच में मात्र
देखो ये हो जाएगा 254 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 254 सेंटीमीटर मीटर कितने हैं, तो 2.54 मीटर बन गए। तो मैं यहां पर सीधा लिखूंगा 2.5, ये 54 मीटर। मेरे ख्याल से समझो आगो, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 इंच में कितने सेंटीमीटर हो गए, 254 हो गए सीधे। अब 254 सेंटीमीटर इसको मीटर में चलेंगे तो 100 का भाग कर देंगे तो 2.54 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हमारे क्या पूछिए, दूरदर्शी की विभेदन सीमा, तो यह आ जाएगा आपका डेल्टा थीटा पूछा इसने। तो हम देखो इसके यहां लिख देंगे दूरदर्शी की विभेदन, 1 मिनट में थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, दूरदर्शी की विभेदन सीमा डेल्टा थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि, तो डेल्टा थीटा है 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। चलिए, तो सब कुछ है 1.22, ये 6000 एंगस्ट्रॉम गुणा 10 की पावर -10 मीटर। मीटर को हटा देते हैं, 1 मिनट कोई जरूरत नहीं है। यह आ जाएगा आपका 2.54। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आ गया मामला। इसको हम सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 2.9 गुणा 10 की पावर -7। क्या आएगा, 2.9 गुणा 10 की पावर -7 थीटा है, तो रेडियन क्या मिलने वाला है, रेडियन। ये आपका आंसर मिलेगा 2.9 गुणा 10 की पावर -7 रेडियन। ये लो साहब, ठीक है, ये आपको मिलने वाला साहब। ठीक है, एकदम आसान है, फॉर्मूले बेस पर। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं अगला भी। तो क्लास काफी बड़ी हो चुकी है, 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आज भी 4, 5, 6 नेक्स्ट दिन में न्यूमेरिकल बचे वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। हाँ, ना भूलें आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट शेयर जरूर करें, हो सकता है किसी बच्चे को काम आए, किसी की लाइफ बन जाए। ठीक है, आप थोड़ा सा हेल्प करें, हो सकता है किसी बच्चे की लाइफ का सवाल हो, 1 नंबर भी अगर उसको ज्यादा आ गया, हो सकता है भविष्य में वो काम आने वाला। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा जन सहयोग में काम करें, थोड़ा भलाई का भी काम करना चाहिए। और भलाई का काम ये है कि आप भी पढ़ें और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छा बुरा कमेंट जो कुछ भी करना है वो करें आप भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।